वेलकम है दोस्तों। आप अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी प्राचीन इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। उसके नेक्स्ट जो हमारे पार्ट वाइज जो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में जो है एक सेक्शन वाइज कम से कम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अटेंड किए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी लगभग 50 क्वेश्चन अटेंड किए गए हैं। तो लास्ट तक पूरी वीडियो में आप बने रहें जिससे आपको 50 क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि जो आपके एग्जाम बनते हैं इन्हीं क्वेश्चनों से बनते हैं। तो आपको एक जो है एक यहाँ पर अनुमान मिल जाता है कि किस तरह से आपको ऑप्शन आता है और ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो जब आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं उसमें से कोई एक आंसर करना होता है तो ये आप आसानी से कर ले जाते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आपको क्वेश्चन अगर करेंगे। तो प्राचीन इतिहास जो हमारा है इसमें कम से कम हम जो है 2 से 4 सौ तक के बीच के क्वेश्चन जो है इंक्लूड करेंगे और बहुत ही शानदार ये पूरा सेशन होगा। तो लास्ट तक पूरे में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है 141वां कि जो भारत है ओके उससे रिलेटेड जो इतिहास के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो ऑप्शन ए है बुद्ध के युग में, ऑप्शन बी है मौर्य काल में, और ऑप्शन सी है पास्ट मौर्य काल में, और डी ऑप्शन है गुप्त काल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी कि बुद्ध के युग में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 142वां है गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है। ए ऑप्शन है बौद्ध मठ, बी ऑप्शन है अशोक मौर्य का जो है रुमेनदेही स्तंभ, सी है मूर्ति, और डी है पीपल ब्रिज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि अशोक मौर्यों का जो है रुमेनदेही स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 143 कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी। ठीक, तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि 4 आश्रमों को बौद्ध और जैन धर्म के समय मान्यताएं प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 144 न्याय सूत्र किसने लिखी। तो ए ऑप्शन व्यास, बी ऑप्शन गौतम, सी ऑप्शन कपिल और डी ऑप्शन चरक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि आपका गौतम के द्वारा जो है ये न्याय सूत्र लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 की भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम, ऑप्शन बी हो जाएगा महावीर, और ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि महावीर। तो महावीर के द्वारा जो है जैन धर्म का संस्थापक कहा गया है, महावीर ने इनका संस्थापन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146 कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था। छठी जो शताब्दी थी इससे पहले कौन सा काल हुआ करता था, ये कहा जाता था। तो ये ऑप्शन ए है विवेचन, बी ऑप्शन है बौद्धिक जागृति, और सी ऑप्शन है राजनीतिक असंतोष, और डी ऑप्शन है आपका धार्मिक उत्तेजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि धार्मिक उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 147 की उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ये ऑप्शन होगा कौशल, बी ऑप्शन है मगध, और सी ऑप्शन है चंपा, और डी ऑप्शन है अवंती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि मगध। तो मगध एक ऐसा ही राज्य था जिसने जो है युद्ध के समय पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि मगध के चारों तरफ जो जंगली क्षेत्र थे वहाँ से उन हाथियों को लिया और उन्हें ट्रेन कर उन्हें हाथियों का युद्ध में जो है उपयोग कर उन्होंने पहली बार विजय बहुत अच्छी तरह से हासिल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148 की बौद्ध धर्म में यहाँ जो त्रिरत्न है, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, ये त्रिपीटक है। बौद्ध धर्म में त्रिपीटक क्या इंगित करता है। तो ये है ऑप्शन विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक। बी ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी और बोधगया, सी ऑप्शन है प्रेम, करुणा और दया, डी ऑप्शन है सत्य, अहिंसा एवं दयालुता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए यानी कि विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 149 की उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो ये ऑप्शन होगा आपका गांधार, बी ऑप्शन वज्जी, और सी ऑप्शन कौशल, और डी ऑप्शन अवंती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि वज्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 150वां है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम जो नदी था उस तट पर मुकाबला किया था। तो ये ऑप्शन ए है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, बी है
एम बी, और सी है घनानंद, और डी है पोरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि पोरस। तो पोरस और जो सिकंदर की सेना थी उनके द्वारा झेर नदी पर मुकाबला ये हुआ था इन दोनों का। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 191 है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ये ऑप्शन ए है अभय मुद्रा, बी ऑप्शन है ध्यान मुद्रा, सी ऑप्शन है धर्मचक्र मुद्रा, और डी जो ऑप्शन है वो भूमि स्पर्शी मुद्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि धर्मचक्र मुद्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा प्रबंध, बी हो जाएगा अंग, और सी है निबंध, और डी है चरित्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि अंग। तो जो जैनीय लोग होते हैं उन्हें अपने ग्रंथ के जो सामूहिक रूप से एक शब्द का उपयोग करते हैं वो है आपका अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 153 कि कैलव कौन से धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है जैन, सी है हिंदू, और डी है सिख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि जैन धर्म। तो जो कैलव है ये है किससे, तो जैन धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 154 है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन ए है हिंदू, बी है जैन, सी है पारसी, और डी है बौद्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि बौद्ध, क्योंकि जो त्रिपिटक है मतलब इसमें 3 पीटक हैं, विनय पीटक और भी ऐसे ऐसे 3 अधिगम पीटक और सूत पीटक जो है ये 3 पीटक हैं। तो ये किससे संबंधित हैं, ये जो है बौद्ध धर्म का 3 जो है बहुत फेमस अंग है त्रिपिटक। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 155 कि 16 जनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कौशल, बी हो जाएगा कुरु, और सी हो जाएगा वज्जी, और डी हो जाएगा गांधार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि गांधार। जो 16 जनपद थी तो गांधार ऐसा राज्य था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 156 है कि कौन सा ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है। तो उस ग्रंथ का नाम बताना है जो 16 जनपदों के बारे में बताता है। ए ऑप्शन है दीर्घ निकाय, बी है सूत्र पिटक, और डी है सी है आपका अंगुत्तर निकाय, और डी है विनय पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक ये सारे जो हैं बौद्ध धर्म के त्रिअंगों में से एक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंगुत्तर निकाय में जो 16 जनपद हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 157 है कि बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान के महायान और हीनयान में किस शासक ने शासन काल में किस शासक के शासक काल में जो है इनका दोनों का विभाजन हो गया था। तो इन दोनों का विभाजन जो किस शासन के काल में हुआ था, तो वो ए ऑप्शन आपका कनिष्क हो जाएगा, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी कि कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में महायान और हीनयान दोनों का विभाजन हो गया था जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 158 है कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवनी की जो जीवन था उनका उसे निम्न प्रकार के किस घटना से संबंधित रखता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा मृत्यु, बी ऑप्शन प्रथम उपदेश, सी जन्म है, और डी गृहत्याग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मृत्यु। तो स्तूप जो है उनकी मृत्यु से संबंधित घटना से रिलेटेड है ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 159वां है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा महावीर स्वामी, बी ऑप्शन है आपका अजीतनाथ, और सी है ऋषभ देव, और डी है पार्श्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि ऋषभ देव। तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160 की वैशेषिक दर्शन वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ए ऑप्शन हो जाएगा कपिल, बी ऑप्शन हो जाएगा अश्वपाद गौतम, और सी ऑप्शन है कनाद, और डी ऑप्शन है पतंजलि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि कनाद। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 161 है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है। तो ए ऑप्शन आपका है मौर्य, बी आपका गुप्त, और सी है कुषाण, और डी है कनौज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ये यानी कि मौर्य। तो मौर्य जो है सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से एक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 162 है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में जो है लिखे गए हैं। पहला ऑप्शन ए है, दूसरा बी है आपका जो है मगधी, पहला आपका संस्कृत था और दूसरा आपका मगधी है, और तीसरा आपका सी जो है प्राकृत है, और डी ऑप्शन आपका पाली। तो ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि पाली। तो पाली भाषा में जो है बौद्ध ग्रंथ के सभी ग्रंथ जो है अधिकांश ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 163 की, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी है मगध, सी है कलिंग और डी है सारनाथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी कि पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ओके, तो ए ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, ठीक, बी ऑप्शन है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य और सी ऑप्शन है गौतम बुद्ध और डी ऑप्शन है भगवान महावीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 165 है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ए ऑप्शन है तीसरी बौद्ध परिषद और बी ऑप्शन है कलिंग युद्ध, सी है उसका बौद्ध धर्म को अपनाना और डी है सिलोन को उसका मिशनरी भेजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि कलिंग युद्ध। ठीक, तो कलिंग युद्ध जब हुआ था उसके बाद अशोक की जो प्रशासन नीति थी उसमें भारी मात्रा में जो है बदलाव हुआ था या परिवर्तन आया था। तो ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166। तो 166 क्या है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ओके, बी है केंद्रीकृत एकाधिपत्य और सी है पाश्चात्य स्वेच्छाचारी शासन और डी ऑप्शन है आपका निर्देशित लोकतंत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 की, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ए है कौटिल्य, बी है सेल्यूकस निकेटर और सी है आपका मेगास्थनीज और डी है जस्टिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी कि मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज एक ऐसा था जो यूनानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, ओके, राजदूत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 168 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कृष्ट नहीं है? ए ऑप्शन है कुकुद वाला सांड, ओके, और बी ऑप्शन आपका हिरन, सी है हाथी और डी है घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि हिरन। हिरन जो है आपका सारनाथ स्तंभ पर जो है प्रकार मतलब उत्कृष्ट नहीं है, मतलब उत्कीर्ण नहीं है, उस पर छपा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 169वां है कि सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन देख लेते हैं। तो अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार द्वारा और डी ऑप्शन बृहद्रथ द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 170 है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ए ऑप्शन घनानंद, बी ऑप्शन कौटिल्य और सी ऑप्शन बिंबिसार और डी ऑप्शन पुष्पमित्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा 171वां है कि अशोक ने अपनी सभी अभिलेख जो उनके थे सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो उनके जो 14 अभिलेख थे उसमें किस तरह के प्राकृत का उपयोग किया है? ऑप्शन ए है अर्ध मागधी, बी है सूरसेनी और सी है मागधी और डी है अंडी। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी यानी कि मागधी। तो जो उनके अशोक के 14 अभिलेख थे उसमें उन्होंने मागधी भाषा का जो है एक रूपता दिया था और मागधी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 172 है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? ए ऑप्शन अजातशत्रु, बी बिंदुसार और सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अजातशत्रु। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ओके, 173 की निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? ओके, तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था, मतलब किसके संरक्षण में इसको जो है संपन्न कराया गया था? ए ऑप्शन कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप उपाली और डी ऑप्शन आपका है सभाकर्णी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि अशोक। ठीक, आंसर बी यानी कि अशोक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 की निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? ए ऑप्शन हेनसांग, बी मेगास्थनीज, सी आई तसिंग और डी फरहान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज। ठीक, जो कि राजदूत था, यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, मतलब उनके ऊपर जिसका बहुत प्रभाव था? वो था, ए ऑप्शन था चंदालिका, बी था चारुलता, सी था गौतमी और डी था करुवाकी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि करुआकी। उनकी ऐसी पत्नी थी जिससे वो बहुत ही प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो ए है ऑप्शन सिंधु और झेलम, बी है झेलम और रावी, सी है ब्यास और सिंधु, और डी है सतलज और सिंधु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सिंधु और झेलम, क्योंकि जो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो सिंधु और झेलम दोनों नदियों के बीच में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 177 है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है अशोक और डी है आपका बिंदुसार। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 178 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला और डी था वैशाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि तक्षशिला। ठीक। तो चाणक्य से संबंधित जो विद्या केंद्र था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 179वां की प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ए है समुद्रगुप्त, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त और डी है अशोक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने जैन धर्म को अपना लिया था अपने मृत्यु के टाइम पे, या जिसे कहते हैं कि हम अंतिम समय। अब 180वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो ए ऑप्शन है 261 BC और बी है 263 BC और सी है 232 BC और डी ऑप्शन है 240 BC। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है आपका 261 BC, मतलब 261 वर्ष पहले बिफोर क्राइस्ट। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 181वां है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया। यवनिका मतलब पर्दा जिसे कहता है। तो ए ऑप्शन है शको, बी है पार्थियनो और सी है यूनानियों और डी है कुशानो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि यूनानियों। ठीक। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 कि शिलालेखों में किस राजा को देवानिमप्पिय और पियदर्शी ठीक देवताओं का प्रिय कहा गया है। ठीक। तो देवताओं का प्रिय शिलालेखों में किस राजा को कहा गया है। तो ए ऑप्शन में आपका होता है अशोक, बी में हर्ष और सी ऑप्शन होगा बिंदुसार और डी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अशोक। तो अशोक को जो है देवताओं का प्रिय शिलालेखों में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 183 है कि कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए। तो वो थे पहला ऑप्शन चेरा, बी था पार्थियन और सी था पांड्य और डी चोला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पार्थियन। तो पार्थियंस जो राजा थे उनके शासनकाल में ये भारत में आए थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। 184वां क्वेश्चन है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। ए ऑप्शन रुद्रदमन, बी ऑप्शन बिंबिसार और सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय और डी ऑप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा यानी कि रुद्रदमन। तो जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित, रुद्रदमन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 150वां की निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में किसके शासनकाल के दौरान जो है प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू हुआ। तो ए है कादम्ब, बी है सातवाहन, सी है राष्ट्रकूट और डी है मराठा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 186वां है कि सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे। ए है लेड, बी है सिल्वर, सी है गोल्ड और डी है आपका कापर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि लेड। तो लेड के जो शीशे थे उसके बनवाए जाते थे इनके जो प्रमुख धातु थे। ठीक, सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 187वां है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे। ए मौर्य, बी भारतीय यूनानी, सी गुप्त और डी कुषाण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि भारतीय यूनानी जो थे उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका 188वां है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की। ए है जार्जेक्स और बी है अलेक्जेंडर, सी है डेरियस फर्स्ट और डी है इनका सेल्यूकस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यानी कि डेरियस फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 189 है कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वय करने वाली कला शैली का क्या नाम है। ए है शिखर, बी है वर्ड और सी है नग्न और डी है गांधार कला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी यानी कि गांधार कला। ठीक, तो कौन सी शैली थी, गांधार शैली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 190 की और हमारा अंतिम सवाल कि मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया।
ए ऑप्शन हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश और सी शुंग वंश और डी नंद वंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यानी कि शुंग वंश। तो जो मौर्य वंश था उसके बाद जो है शुंग वंश ने इस पर शासन किया। होप कि आप पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।